ठीक है, तो देखें इसमें हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के लोकेशनल एस्पेक्ट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लोकेशन क्या है, मेरी बात समझ गई, ठीक है, प्रेजेंट लोकेशन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इसका एरिया कितना है, उसको आपने रटना है, मेरी बात समझ गई, ठीक है, समझने का कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज 2% ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो है हम देखेंगे, इंडिया अगर हम बात करेंगे, इंडिया जो कितना है उसका एरिया 2% है पूरे वर्ल्ड का लैंड मास का, ठीक है ना। प्री में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये अब इसमें समझना नहीं है, सिंपल इसको देखना है, ठीक है। लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है तुम देखो, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर नॉर्थ है, इसका मतलब इट इज लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समझ आ गया, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, अच्छा ये क्या है, ये ईस्ट में है, इट इज लाइंग इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, समझ आ गया, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है वो तुम्हारा जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर को वेस्टर्न हेमिस्फीयर से अलग करता है, समझ में आ गया, ठीक है। ये तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना, देशांतर वो इतना है, इसका मतलब एक ही ध्यान देना, इंडिया नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो तुम्हारा ईस्ट में है, समझ में आ गया, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। नाउ लैंड फ्रंटियर्स, ठीक है, 15,200 किलोमीटर, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है कि जो हमारे लक्षद्वीप अंडमान निकोबार ये भी इंक्लूड है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, ये इसका क्या है, कोस्ट लाइन है, तट जो होता है उसकी जो है, ठीक है, बात समझ आ गई, इसको तुमने ली है, हाँ हिंदी में मिलेगा इसको, ठीक है ना, ठीक। वैसे इसमें कुछ ऐसे कोई बात नहीं है, तुम्हें क्षेत्रफल, यह दुनिया विश्व का जो है 2% क्षेत्रफल है, हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में इसको लैटिट्यूड को अक्षांश, देशांश, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, नाउ कैपिटल जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, तुमको पता ही है। अच्छा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है कितना है, 3214, ईस्ट वेस्ट, अच्छा अगर तुमसे पूछेंगे इंडिया जो है नॉर्थ साउथ और जो है ईस्ट वेस्ट में से ज्यादा लेंदी क्या है, तुम बोलोगे नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज्यादा है, मेरी बात समझ गई, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 5.5 आवर अहेड ऑफ योर ग्रीनविच मीन टाइम, बात समझ गई, ग्रीनविच मीन टाइम मतलब जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री जो देशांतर है उससे हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो होगा, समझ आ गया, पूर्वी गोलार्ध में जो होगा वो जो है ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होगा, प्लस होगा, उसका टाइम प्लस होगा, समझ आ गया। जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा हम क्या करेंगे, जीएमटी से उतना टाइम को माइनस करेंगे, खैर वो हमने देखना है किसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे हम उसको, ठीक है। देन यू हैव स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ऑब्वियसली बात है ये हमारा आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट, और ये कहाँ से पास हो रहा है, यूपी के कहाँ से, नहीं से पास हो रहा है, बात में गई, ठीक है। या पूछेंगे तुम्हारे ये जो है किससे, कहाँ से, कौन से स्टेट से, तुम बोलोगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर पे, मेरी बात में गई, ठीक है। अच्छा सियाचिन ग्लेशियर जो है तुम्हारा ट्रांस हिमालय में लोकेटेड है, समझ में आ गया, ठीक है, हिमालय में लोकेटेड नहीं है, इसको नोट कर लो तुम, ठीक है ना। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल वो ट्रांस हिमालय में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ठीक है, निकोबार आइलैंड, ध्यान देना, अगर तुमसे पूछेंगे कि मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, मेन इंडिया का, तो तुम बोलोगे व्हाट, कन्याकुमारी, समझ में आ गया, ठीक है। और अगर वो बोलेगा कि जो है पूरे इंडिया का, तो हम क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार आइलैंड पे है, मेरी बात समझ गई। तो एग्जाम में समझ आ रहा है, तो समझ आ रहा है, तुम नहीं आई हो आज, ठीक है। देखें इसका मतलब वो पूछेगा इंडिया का, सिंपल वो पूछेगा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंडिया का इंदिरा पॉइंट, वो कहां पर है, निकोबार आइलैंड में। अगर वो पूछेगा मेन लैंड इंडिया का, मेन लैंड जो तुम्हें दिखाई देता है, समझ आ गया उसका, तब तुम बोलोगे कन्याकुमारी,
मेरी बात समझ गई? लोग ऐसे बहुत गलती कर देते हैं। इज इट क्लियर? फिर जो है तुम्हारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किरीबातू अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो है मतलब हम देखेंगे कि जो सबसे इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट, समझ में आ गया? हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर, है ना? पूर्वोत्तर जो बिंदु है, ठीक है, वो है। और जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? गुहार मोती, ये किधर है? गुजरात में, ठीक है ना? प्री के हिसाब से जो है इस तरह से सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना? फिर जो है रैंक अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है, तो देखेंगे सबसे बड़ा जो है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया 7th नंबर पे आता है, ठीक है? समझ में आ गया? ये तुम्हें वैसे उसमें मिल जाएगा ना, तुम्हें हिंदी में मिल जाएगा ना, ठीक है? अच्छा, सिचुएशन एंड स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है? इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें कि इंडियन ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है? हिंद महासागर जो है उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है? अच्छा, दोनों में है। समझ आ गया? दोनों में है। जहां पर कन्याकुमारी है वहां से नीचे जो है तुम्हारा इंडियन ओशन लग गया। मेरी बात समझ गई? ठीक है, इज इट क्लियर? और कन्याकुमारी पे हम देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन वहां पर मिल रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई? इसको नोट कर लो, ठीक है? ठीक, इसका मतलब जो है मेन लैंड इंडिया जो का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ दिख तो रहा ही है, देखो यहाँ दिख रहे हो ऑल ऑफ यू, ठीक है? हिंद महासागर, ठीक है, ये इससे नीचे जो क्या लग गया? हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशन लग गया। इसका मतलब जो है इंडियन ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूंगा ज्यादा वो कहां पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में है। ज्यादा परसेंटेज उसकी कहां पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। हाँ हाँ, हिंद महासागर की। समझा रहे? हाँ बोल क्या? मैं इसमें कह रहा हूं कि इंडियन ओशन कहां पर है? नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, दोनों जो है गोलार्धों में है, ठीक है? और सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में तुम्हें दिखाई देता है। तुम देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया के पास, वहां पर देखो, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया के बगल में जो है इंडियन ओशन है, कितना जो है नीचे तक आया हुआ है, ठीक है, इंडियन ओशन। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, इंडियन ओशन के साउथ में कौन सा ओशन है? सदर्न ओशन। समझ आ गया? इंडियन ओशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडियन ओशन के अगर मैं कहूं सदर्न हेमिस्फीयर, उससे नीचे कौन सा ओशन पड़ा? अंटार्कटिक ओशन या सदर्न ओशन। मेरी बात समझ आ गई? ठीक। अच्छा, पैसिफिक ओशन के सदर्न में, उस पैसिफिक ओशन के सदर्न में कौन सा ओशन पड़ा? एंटार्क्टिका ओशन, मतलब ये जो है सदर्न ओशन। अटलांटिक ओशन के सदर्न में कौन सा ओशन है? सदर्न ओशन, बिल्कुल। मेरी बात समझ गई? तो बेसिकली सदर्न ओशन है, मतलब जो एंटार्क्टिका है, समझ में आ गया? ठीक है, उसके ऊपर जो ओशन है इस तरफ, वहां पर तुम्हारे जो है बेसिकली जो सदर्न ओशन है वो मिला बना हुआ है किससे? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का सदर्न एक्सटेंशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन का सदर्न एक्सटेंशन एंड योर पैसिफिक ओशन का सदर्न एक्सटेंशन। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक, तो तीनों ओशन जो है मिलेंगे और वो बनेगा सदर्न ओशन। कितना समझ आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है, ये। अच्छा, तो यहां पर ये कह रहा है कि इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ इंडियन ओशन, मतलब जो है इंडियन ओशन के वेस्ट में। समझ में आ गया? इंडियन ओशन है उसके जो है वेस्ट में लोकेशन। मेरी बात समझ गई? पश्चिम में। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि इंडियन ओशन जो है ऑस्ट्रेलिया से वहां से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? पूरा जो अफ्रीका के ऊपर। तो हम देखेंगे उसके पोजीशन क्या है? वेस्ट में है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है। इट लाइज मिडवे बिटवीन द साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। मेरी बात समझ गई? बीच में है, ठीक है, ये है।
bordered by Pakistan in the west and northwest, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan in the north and northeast, Myanmar and Bangladesh in the east. समझ में आ गया, हमारे जो है ये पड़ोसी मुल्क है, समझ में आ गया, ठीक है। ये its three sides are guarded by Bay of Bengal in the southeast, Indian Ocean in the south and Arabian Sea in the southwest, बताया था अभी, ठीक है ना। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ अब देखो इंडिया के बीचों बीच से लगभग लगभग जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इज इट क्लियर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, पास होता है, ठीक है। एंड इट डिवाइड्स द इंडिया इनटू टू हाफ्स, ट्रॉपिकल जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन, समझ में आ गया। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब यहां पर देखें दिस इज योर इंडिया, ठीक है। इससे नीचे जो हो गया आपका ट्रॉपिकल, समझ में आ गया। इससे ऊपर जो हो गया वो हो गया सब ट्रॉपिकल, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, समझ आ रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इंडिया को लगभग लगभग दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो सदन वाला हिस्सा है उसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ विंटर सीजन्स, वहां पर सर्दियां नहीं पड़ती हैं, पूरे साल भर गर्मी रहती है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट की। हाँ, पहाड़ों का क्लाइमेट अलग होता है, पहाड़ चाहे तुम्हारे इक्वेटर पे हो चाहे तुम्हारे कहीं भी हो, पहाड़ ठंडे रहेंगे। तो इसका मतलब अगर तुम साउथ इंडिया में जो है ऊटी में जाओगे जून के महीने में तो भी तुम्हें ठंडा लगेगा, मेरी बात समझ गई। नीलगिरी जितने भी हैं पहाड़ है तो पहाड़ ठंडे हैं, मेरी बात समझ गई। पहाड़ का कोई मतलब नहीं है कि लोकेशन से, इज इट क्लियर। और जितना ऊंचा पहाड़ होगा वो उतना ठंडा होता रहेगा, समझ में आ गया। जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ से जो है वहां चले जाओ भाई मसूरी, तो ठंडा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। उसी तरह से मुंबई आप जाएंगे तो मुंबई में ऊपर जाएंगे महाबलेश्वर, खंडाला, हाथी का खंडाला, बात में तुमने सुना होगा। तो बेसिकली क्या है, वहां अच्छा मौसम है, बात में गई, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, मुंबई में तो गर्म होगा। अब हम देखेंगे जबकि मुंबई की लोकेशन जो है ट्रॉपिकल है, बट पहाड़ की वजह से वहां पर ठंडा है, मेरी बात में गई। महाबलेश्वर जितने भी जो है, इज इट क्लियर, ठीक है। जब हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, उपोष्ण, यहां पर ध्यान देना ठंडी भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी। अब जैसे तुम बोलोगे उत्तर प्रदेश में सर्दियां पड़ती है तो ज्यादा पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो ज्यादा पड़ती है, इतना समझ आ गया, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचोगे वहां पर जो है इधर और इससे नीचे जो है जितना भी है तुम्हें कभी भी जो है विंटर सीजन नहीं दिखी रही, मेरी बात समझ गई। और वहां का क्लाइमेट जो है लगभग लगभग बराबर ही रहता है, इतना समझ में आ गया, इज इट क्लियर। और कल हमने एक चीज और बताई थी कि जितने भी कोस्टल रीजन होंगे, कोस्टल रीजन के पास क्लाइमेट जो है इक्वेबल रहेगा, मतलब जो है गर्मी और सर्दियों के बीच का फर्क ज्यादा नहीं रहता है। इवन दिन और रात के जो है बीच का फर्क भी ज्यादा नहीं होगा, मेरी बात समझ गई। जैसे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में आजकल जो है तो दिन में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, समझ आ गया। गर्मी पड़ रही है तो मतलब जो है 35 डिग्री 36 डिग्री आता है, तो रात में जो है टेम्परेचर डाउन जाएगा तो तुम्हारा हम देखेंगे 24-25 जाएगा, तो फिर भी हम देखेंगे कम से कम 10-12 डिग्री का फर्क आ रहा है। लेकिन जो है कोस्टल रीजन में तुम देखोगे दिन के वक्त जो है टेम्परेचर जा रहा है 29 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल, समझ के ज्यादा गर्म भी नहीं जाएगा। और रात के वक्त टेम्परेचर जो है 2-3 डिग्री या 4 डिग्री ही गिर पाएगा, मेरी बात समझ गई। इसका मतलब दिन और रात के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं देखा जाता है, और इसलिए हम बोलते हैं जो है ऐसा क्लाइमेट अच्छा क्लाइमेट होता है, मेरी बात समझ गई। ना तो वहां ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा ठंड है, दिन और रात के बीच का फर्क भी, टेम्परेचर फर्क भी कम रहता है, मेरी बात समझ गई। अब जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर गर्मी है, दिन में गर्मी है तो दिन में तो हमने जो कोल्ड ड्रिंक पी ली, अच्छा रात को ठंडा लग रहा है, मेरी बात सुनो। तो ऐसे में क्या होता है, बुखार, तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाता है। अच्छा हाँ ठीक है, चाय पी ली तुमने, बात समझ गई, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुमसे पूछेंगे इंडिया के जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कहाँ रहेगा,
कहाँ रहेगा? सब ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट का मतलब है डिफरेंस इन टेम्परेचर, समझ में आ गया? और यहाँ डिफरेंस टेम्परेचर का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर के बीच में अगर फर्क बहुत ही कम है, समझ में आ गया? ठीक है ना, तो हम बोलेंगे वो लेस कंट्रास्ट हुआ, और अगर जो है ज्यादा डिफरेंस है तो ज्यादा कंट्रास्ट हुआ। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, फिर इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है बैंगलोर हो गया और यहाँ पर आपका जो है उत्तर प्रदेश में सपोज आगरा हो गया, ठीक है। अब बैंगलोर जो है जबकि इक्वेटर के पास नजर आ रहा है हमको ज्यादा, लेकिन जो है बैंगलोर में ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाएगा गर्मी में। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, कायदे से जाना चाहिए क्योंकि इक्वेटर के पास है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा नहीं होता है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, इक्वेबल क्लाइमेट, इक्वेबल का मतलब ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, कहाँ रहेगी? इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन में रहेगी, और वहां पर ठंडियां नहीं पड़ेंगी। ठीक है, ये अच्छा, इतना समझ आ गया? नाउ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला डिवाइड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन इनटू टू, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंडियन ओशन को दो भागों में बांटा हुआ है, अरेबियन सी और किसमें? बे ऑफ बंगाल। समझ में आ गया? और देखें, और जो पार्ट डिवाइड कर रहा है, मतलब जैसे ये ओशन है, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर रहा है, मतलब सुनाओ, दिस ये जो पार्ट है, दिस टेपर्ड पार्ट, इसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो पेनिनसुला वो होता है जो कि किसी ओशन को, ओशन में प्रोजेक्ट हो रहा है और उसको जो है वो डिवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई? तो लिखेंगे इसमें क्या होता है, व्हाट इज पेनिनसुला, नोट कर लेंगे इसको। लिखेंगे इट इज अ पीस ऑफ लैंड, इट इज अ पीस ऑफ लैंड which is projecting into the sea. It is the piece of land which is projecting into the sea. समझ में आ गया? ठीक है ना, यह वह भाग है जो कि क्या लिखेंगे इसको हम, जो कि समुद्र में उतर रहा है। ठीक है ना, मेरी बात में गई? मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसमें उतर रहा है और उसको डिवाइड कर रहा है। मेरी बात में गई? ठीक है, सो इट इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज प्रोजेक्टिंग इनटू द सी। समझ में आ गया? अच्छा, ये डेफिनेशन नहीं बोलनी है वहां पर कि जो है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये कोई सही डेफिनेशन नहीं होती है। ये हाँ एक लेमैन डेफिनेशन है, मतलब आम आदमी को समझाएंगे। बट ज्योग्राफी की डेफिनेशन अगर आपने मेंस का एग्जाम देना है, वहां पर अगर आएगी तो आपने सिर्फ यही लिखना है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, मतलब जैसा देश वैसा भेष, समझ आ गया? ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी तो हमने ज्योग्राफिकल टर्म में ही वो लिखना है। हाँ, मतलब मेरी बात समझ, मतलब उसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं उस तरह से। मेरी बात समझ, ठीक है, ये चीज ठीक है। अच्छा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ 20 स्टेट्स। ठीक है, ये तो है ही, तुमको पता है, तुम लोग वैसे ही समझदार लोग हो। ठीक है, द स्टेट्स फ्रॉम विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ठीक है ना, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, रटना है ये। मेरी बात समझ आ गई? और रटने का काम किसका है? तुम्हारा है। समझ आ गया? ठीक है, यस, ठीक है। स्टेट्स फ्रॉम विच IST पासेस, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास हो रहा है? ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। मेरी बात समझ आ गई? देखिए, IST नॉर्थ टू साउथ खींचा जाएगा, पक्का। और अगर मैं बोलूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट टू ईस्ट, समझ में आ गया? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जो भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कैसे, नॉर्थ टू साउथ, और जो लैटिट्यूड्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये है। इज इट क्लियर? वो तुम्हें एग्जाम में दे देगा कि भाई जो है इनमें से कौन सा स्टेट्स है जहां पर IST पास नहीं हो रहा है। तो समझ आ गया? तो तुम्हें इतना ध्यान रखना, इससे पास हो रहा है, इसके अलावा जो भी होंगे उससे पास नहीं हो रहा है। इतना समझ आ गया? ठीक है। बॉर्डर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज,
ठीक है, तो देखें बांग्लादेश का जो है बॉर्डर, ठीक है, कितने सारे स्टेट से मिल रहा है, इसको नोट कर लें, किससे मिल रहा है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ठीक है, चाइना का लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पाकिस्तान का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड उत्तराखंड, ठीक है। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, देन यू हैव द भूटान, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अफगानिस्तान, लद्दाख, पीओके, समझा है, ठीक है, इसको रट लेना है, मेरी बात समझ में, ठीक है, और रटने का काम किसका होगा, हाँ ठीक है बिल्कुल भाई, ठीक है। इंडियन स्टेट्स बॉर्डर बाय द टू नेबरिंग कंट्रीज। अब यहाँ देना, यहाँ पर जो है अब ऐसे क्वेश्चन बन लग गए हैं, समझ में आ गया कि आसाम से जो है कौन से दो नेबरिंग कंट्रीज मिल रहे हैं, तो तुम बोलोगे भूटान एंड बांग्लादेश, मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। मिजोरम, बांग्लादेश एंड म्यांमार, उत्तराखंड, नेपाल, चाइना, ठीक है। स्टेट्स विच आर बॉर्डर्ड बाय वन स्टेट, सिक्किम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेघालय, असम, समझ में आ गया, इज इट क्लियर, पक्का, ठीक है। अच्छा, नोट, तुमसे पूछेंगे कि जो है ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा स्टेट से उसकी सीमाएं लगती हैं, वो कौन है, उत्तर प्रदेश, समझ में आ गया, उत्तम प्रदेश ही बोलते हैं ना अब तो ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश बॉर्डर्ड बाय उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ, बिहार एंड झारखंड इन द ईस्ट, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इन द साउथ, राजस्थान इन द साउथ वेस्ट एंड हरियाणा इन द वेस्ट, समझ में आ गया। इसका मतलब जो है मैक्सिमम स्टेट से इसकी बाउंड्री टच होती है, समझ में आ गया। आफ्टर उत्तर प्रदेश के बाद इसका नंबर आता है, असम का नंबर आता है, मेरी बात समझ गई। असम इज दैट स्टेट हुज बॉर्डर शेयर्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट, बॉर्डर्ड बाय वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। तुमने इसको नोट तो नहीं करना ना, हाँ ठीक है बिल्कुल, नहीं नहीं, वो एक्चुअली जो है हिंदी में वो मुझे कल एक्चुअली क्या हुआ कि मैं भूल गया कि मुझे पहले इंडिया के बारे में बताना तो है, मैं सीधा ट्रांस हिमालय पे शुरू करने वाला था ना, ठीक है ना, तो इसलिए जो है फिर उसका वो हिंदी में उसका अनुवाद नहीं हो पाया, हाँ लेकिन ट्रांस हिमालय का अनुवाद है, समझ आ गया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा यार पहले जो है ट्रांस हिमालय से पढ़ने से पहले पता तो नहीं कि क्या क्या है इंडिया, समझ आ गया, उसका लोकेशनल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें तो होती रहती है ना तो ठीक है, ठीक है ये, अच्छा अब एंड, अच्छा अब ठीक है, अब नाउ अब अंडमान निकोबार हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम देखेंगे आइलैंड्स में, समझ में आ गया, ठीक है। वैसे चलो ठीक है, फिर भी तुम्हें बता देते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है, टोटल कितने आइलैंड्स है, 572, बात समझ गई, और इसको हम बोलते हैं आर्किपेलागो, क्या बोलते हैं, आर्किपेलागो, आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, समझ आ गया द्वीपों का समूह, तो लिखेंगे, तो अंडमान निकोबार क्या है, आर्किपेलागो है ठीक है, इट्स एन आर्किपेलागो, मैं भूल गया उसमें लिखना, अच्छा ठीक है, ठीक है व्हाट इज आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों का समूह, ठीक है आर्किपेलागो, ठीक है, ठीक, आते हैं, आ जाते हैं, और उत्तर प्रदेश का तो ऐसा है कि उसमें तो पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें दी रहती है, मतलब कोई भी, मैं बताऊं उत्तर प्रदेश का जो पेपर हो रहा है अब, कोई
रेलेवेंट चीज नहीं है। नहीं नहीं, मतलब उसमें कंसेप्चुअल भी आता है और वैसे जो है तुम्हारे फैक्चुअल भी आते हैं। मेरी बात समझ, ठीक है ना। तो अभी तो सुनो, अभी मैं यहाँ पर समझाने वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ जो है जो फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूँ। मेरी बात समझ गई, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि सर ने फैक्ट्स नहीं बताया, सिर्फ समझा दिया, क्योंकि फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री। हाँ हाँ ठीक है, कब है पेपर तुम्हारा? मई में है, ठीक है। अब सुने, अब यहाँ देखिए, द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड इज अबाउट 901 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेनलैंड। देखो मतलब अंडमान निकोबार का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट क्या है आइलैंड है, वो तुम्हारा मेनलैंड से जो है 901 किलोमीटर। मेरी बात समझ आई? और जब मैं बोल रहा हूँ मेनलैंड का मतलब ये इंडियन मेनलैंड का मतलब है इसका, ठीक है ना। मेनलैंड एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट इज ओनली 146.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम सुमात्रा, मतलब इंडोनेशिया से। मेरे बात में आ गई, ठीक है। मतलब ये है कि क्योंकि इंडोनेशिया, पता क्या माना ये जाता है कि जो हिमालय है, ये हिमालय जो है नामचा बरवा तक आए, नामचा बरवा के बाद जो है मतलब कुछ ऐसे करके आइए, ठीक है, ऐसे आए नामचा बरवा तक, और यहां के आने के बाद ये ऐसे टर्न हुए, ठीक है, साउथ में टर्न हुए। और साउथ में जब टर्न होंगे इनको हम बोलेंगे पूर्वांचल। क्या बोलेंगे? पूर्वांचल, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि अब मैं तुम्हें पता है ऐसे क्यों बोल रहा हूं माना जाता है, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि ये प्रूव नहीं है। अलग अलग जियोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग थ्योरी है। मेरी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है? नहीं है, ऐसा माना जाता है कि यहां पर जब ये ऐसे टर्न हुए तो पूर्वांचल बनाया, इसके बाद क्या है, वाटर है, समझा आ गया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल के बाद, ठीक है, फिर से जो है ये आ रहे हैं, और इन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। मेरी बात समझ गई? मतलब जो है उनका जो मतलब जो उस पहाड़ का जो लोअर मोस्ट पोर्शन था वो तो डूब गया, और जो ऊपर वाले पोर्शन थे वो उठ करके जो है, मेरी बात समझ गई, उन्होंने क्या बना दिया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मेरी बात समझ गई? तो यहां से जो ऐसे करके ये एक्सटेंड हो रहे हैं इस तरह से, एक थ्योरी के हिसाब से। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये जो है तुम्हारे वोल्केनिक आइलैंड से, मतलब जो है वोल्केनो के इरप्शन से बने हुए, एक थ्योरी ये कहती है। मेरी बात समझ गई, ठीक है। तो अब क्या है कि यही चीज आगे बढ़ रही है। अब यहां पर आकर के हम देखेंगे इसके ही पास जो है ऐसे करके जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, तो यहां पर जो है इससे कितना पास है, मेरी बात समझ गई? अब अगर आप जो है निकोबार आइलैंड में जाएंगे तो निकोबार आइलैंड से जो है पार करने के बाद हम इंडोनेशिया पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ गई? इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम देखेंगे इसलिए जो है इट इज अवे फ्रॉम सुमात्रा, मतलब जो है 146.5 किलोमीटर सुमात्रा। सुमात्रा एक आइलैंड है, सुमात्रा क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है। ठीक, इंडोनेशिया के जो मेन आइलैंड है वो जावा और सुमात्रा है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। है हाँ, नहीं बेसिकली जो है ये तुम्हारा इसमें जो है वोल्केनिक ओरिजिन भी है, मेरी बात समझ गई, वोल्केनिक ओरिजिन भी है पक्का, मतलब वोल्केनो के इरप्शन से भी बने हुए हैं, बात समझ गई। बाकी फिर ये जो है प्लेट्स में भी है ये तुम्हारे, ये ठीक है, दोनों का है, क्योंकि तो वहां पर वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, समझा, ठीक है ये। अच्छा, इंडोनेशिया जो है मेन आइलैंड कौन है, जावा एंड सुमात्रा, ठीक है, जावा और सुमात्रा। द निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिटिल निकोबार बाय 10 डिग्री चैनल, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे हम, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है इनको डिमार्केट करता है, किसको, निकोबार आइलैंड्स को, लिटिल सॉरी हाँ लिटिल अंडमान से डिमार्केट कर रहा है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है तुम्हारे, ठीक है ना, ठीक, इसको नोट कर लो, ठीक है। द सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, समझा गया। मतलब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी जो हाईएस्ट पीक कौन सी है, सैडल पीक है।
और तुमसे ये पूछा जाएगा कि वो सैडल पीक जो है किस में है, अंडमान आइलैंड में है कि निकोबार आइलैंड में है, कहां पर है, अंडमान आइलैंड में है, बात में आ गई, ठीक है ना, लोकेटेड इन नॉर्थ आइलैंड, ठीक है। कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, कहां चला गया, ठीक है, ठीक, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड का क्लाइमेट कैसा होगा, क्या यहाँ पर सर्दी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तुम्हें कैसे पता नहीं पड़ेंगी, तुम तो गए भी नहीं हो वहां, है, कैसे पता तुम लोग, आज कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे पता तुम लोगों को, हाँ भाई है बताओ तुम्हें कैसे पता कि मतलब वहां पर जो है सर्दियां पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी, कहा मतलब, अरे अंडमान निकोबार आइलैंड में बराबर रहता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और ये तो जो है हम देखते हैं कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आप देखें सुनो, जितना बड़ा आइलैंड होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना एक्सट्रीम पड़ेगा, लेकिन हम देखते हैं ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो ऐसे में हम देखेंगे चारों तरफ से पानी से भी घिरे हुए हैं, तो यहाँ पर एक जैसा मौसम रहता है, समझ आ गया। और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जैसे दिखाई देती है, मेरी बात समझ आ गई, ठीक, टाइप ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट, वैसे है तो ट्रॉपिकल, लेकिन हम देखेंगे कि जैसा इक्वेटोरियल मतलब हर दिन बारिश है, समझ आ गया। तो यहाँ की जो बेसिकली है तो ये क्या, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बट इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा इक्वेटोरियल मतलब विषुवतीय ज्यादा दिखाई देती है, क्यों क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में हर दिन बारिश है, समझ में आ गया, इक्वेटोरियल रीजन में हर दिन बारिश होती है, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब वहां बारिश ना हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इक्वेटोरियल क्लाइमेट की, पक्का, ठीक है। और हम देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड में हर दिन बारिश है, मेरी बात में आ गई, ठीक है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये आज दिन जो है एकदम बारिश नहीं, ऐसा नहीं होगा, वहां बारिश होगी भी, इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा किसकी तरफ दिखाई देती है, इक्वेटोरियल होती है वहां पर, समझ में आ गया, देख है, होती है बिल्कुल हमेशा, वहां पर विंटर्स और समर्स का मतलब नहीं है, समझ आ गया, वहां ऐसा कोई मतलब तुम ये नहीं बोलोगे कि क्लियर कट डिमार्केशन, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। वेदर हॉट एंड वेट, गर्मी है, और सबसे दिक्कत बात क्या है, उमस है, मेरी बात समझ आ गई, मतलब गर्मी में अगर थोड़ा ड्राइनेस हो तो पसीना सूखेगा, समझ आ गया, वो थोड़ा राहत हो जाता है, लेकिन जो अब तुम सोचो कि मतलब जो है अगर ह्यूमिडिटी 80% से ऊपर है, ठीक है, और गर्मी पड़ रही है और तुम्हारा पसीना सूख ही नहीं रहा है, मेरी बात समझ आ गई, कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, इज इट क्लियर। तो हम देखेंगे कि ये जो है कैसा होगा, हॉट एंड वेट, मेरी बात समझ, वेट का मतलब है ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर, आर्द्रता कैसी होगी यहाँ पर, ह्यूमिडिटी कैसी होगी, ह्यूमिडिटी हाई होगी, मेरी बात समझ गई, और जो है ठीक है हॉट होगा, इज इट क्लियर, ठीक है ना। अब हॉट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब गर्मी पड़ेगी लेकिन इतना गर्म नहीं होगा जितना कि उत्तर प्रदेश में होता है, मेरी बात समझ गई, ठीक, लेकिन फिर भी हमें अनकंफर्टेबल लगा, क्यों, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर जा रहा है 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस गर्म है लेकिन उतना गर्म नहीं जितना कि यूपी में जाता है, लेकिन क्या होगा कि पसीना सूखेगा नहीं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, समझ आ रहा है। अब ह्यूमिडिटी हाई क्यों है, क्योंकि समुद्र के बीच में, मेरी बात समझना, बे ऑफ बंगाल है, तो जहां जितना ज्यादा जो है तुम देखना, जहां पर जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में नदी जा रही है गंगा, समझाएगा, तुम वहां जाना जरा क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना, वहां पर तुम देखना उमस, कितनी ज्यादा उमस है वहां पर, क्यों, क्योंकि वहां पर एक वाटर बॉडी है,
और तुम देखना गर्मियों में कितनी गर्मी पड़ती है वहां पर, हरिद्वार में, पता है ना तुम्हें? हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, इज इट क्लियर? बहुत ही मतलब उतना गर्म होता नहीं, लेकिन क्या होता है, ह्यूमिडिटी इंसान को मार देती है। उसी प्रकार अगर तुम जो है केरला जाओगे तो वहां पर क्या है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु में देखोगे तुम, पूरे तमिलनाडु में ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, इज इट क्लियर? पसीना सूखेगा, तभी तुमने देखा होगा वहां लोग लुंगी पहनते है ना, बात समझा गई? ठीक है ना? तो ये चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको ऐसे जो है शर्ट पैंट और ये बिल्कुल जो है तो पसीना जो है हो गए तो दिक्कत हो जाती है उसमें, इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे कि ह्यूमिडिटी हाई होगी। अच्छा, ह्यूमिडिटी हाई किस रीजन में देखी जाती है? कोस्टल रीजन में देखी जाती है, समझ आ गया? कहाँ देखी जाएगी? कोस्टल रीजन्स में देखी जाएगी, तटवर्तीय क्षेत्रों में, ठीक है? अच्छा, समझ आ रहा है? ठीक है, कोस्टल में देखी जाएगी। और हम देखेंगे इंडिया में जितने भी आइलैंड्स हैं, चाहे वो तुम लक्षद्वीप ले लो, फिर चाहे तुम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले लो, वो जो है ह्यूमिडिटी हमेशा हाई रहेगी और टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज, क्या तुम लोगों की मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, ठीक है। सैडल पीक, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, ये है देखो अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है? 10 डिग्री चैनल दिख रहा है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है? तो दिस इज 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, दिस इज लिटिल निकोबार, कार निकोबार आइलैंड, ठीक है? ये पूरा है बे ऑफ बंगाल, और वहां इस तरफ जो है, क्योंकि अंडमान के तो यहां बोलेंगे इसको अंडमान सी। मेरी बात समझ गई? ठीक है, बे ऑफ बंगाल इसको हमने डिवाइड किया है, समझ आ गया? तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है? पोर्ट ब्लेयर, अब बताओ, तुम बताओगे मुझे, अब तुम ही बताओगे मुझे। अच्छा, इसके नॉर्थ, ये नॉर्थ अंडमान है, ठीक है? मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब हम देखेंगे इससे ऊपर क्या हुआ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ है? बांग्लादेश, बिल्कुल सही। क्या हुआ यहाँ पे? देखो, अगर मैं मेनलैंड इंडिया की बात करूं, इंडिया की बात करूंगा मैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, वैसे तो म्यांमार है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऐसे में ये चीज है। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये है। हाँ, इन तो हम देखेंगे यहाँ पर ये बांग्लादेश इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास है, बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इसमें देखेंगे तो म्यांमार है। बट अगर इंडिया की बात आएगी, क्योंकि ध्यान देना इंडियन ज्योग्राफी, और अब तो उत्तराखंड पीसेज में ना प्री में इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा जोर है। मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे उतना फोकस नहीं कर रहे हो, इंडिया पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मेरी बात समझ में? तो ये चीज, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक है इंडिया, बताओ, इंडिया, और एक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, है ना? क्या फर्क है इनमें? पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, और श्रीलंका, भूल गए तुम? श्रीलंका, मेरी बात सुनो कि ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या है, दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। बात में आ गई? ठीक है, इज इट क्लियर? तो कोको चैनल किसको डिवाइड कर रहा है, वैसे किसको डिवाइड कर रहा है? हाँ, बिल्कुल, समझ में आ गया? ठीक है, ये है, इज इट क्लियर? ठीक है, और हम देखेंगे ये कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल, समझ में आ गया? ठीक है, बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है, ये हो गया ये। अब हम देखेंगे लक्षद्वीप, ठीक है? अब लक्षद्वीप क्या है, आर्किपेलागो। लक्ष देखो, लक्षद्वीप क्या है, इसको नोट कर लेंगे, इट्स एन आर्किपेलागो, आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स
ऑल द आइलैंड्स, ध्यान देना, ऑल आइलैंड मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है ना, स्कैटर्ड इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में, ठीक है। अंडमान निकोबार कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहां है? अरेबियन सी में है। मेरी बात समझ गई, ठीक है ये। अच्छा, इसको हम अरेबियन सी क्यों बोल रहे हैं? हम इसको अरेबियन सी क्यों कह रहे हैं, बताओ? नहीं, क्यों बोल रहे हैं? देखो मैप को देखो, मैप में देखो, मैप में देखो, वर्ल्ड मैप में देखो, अरेबियन सी क्यों बोल, मतलब इसको हम अरेबियन सी क्यों बोल रहे हैं, जबकि ये तो बगल में इंडिया के है ना। क्योंकि ध्यान, सुनो सुनो, गौर से देखो, गौर से देखो उसको। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि जो है अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला एंटर कर रहा है वहां पर? अरेबियन पेनिनसुला है ना, पूरा पूरा दिख रहा है ना, ये ओमान, यमन, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पूरा। ऐसा दिख रहा है तुम्हें ये चीज? ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है, एंड दिस इज नोन एज अरेबियन पेनिनसुला। समझ आ गया? तो इसका मतलब देखें, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इंडियन ओशन, अब मुझे बताओ कि इंडियन ओशन क्यों, इंडिया नाम क्यों दिया हमने इसको, जबकि उसके बगल में तो ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, इंडोनेशिया भी है, वहां पर जो अफ्रीका कंट्रीज भी है, हमने इंडियन ओशन नाम क्यों दिया? क्योंकि ध्यान देना, इंडियन पेनिनसुला एंटर कर रहा है, समझ में आ गया? जिस वाटर बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो हो गया इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे जिस वाटर बॉडी में, तो वो इंडियन ओशन हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है कि अरेबियन पेनिनसुला इज प्रोजेक्टिंग इनटू द वाटर बॉडी, और जिस वाटर बॉडी में प्रोजेक्ट हो रहा है, मेरी बात में गई, वाटर बॉडी को हम क्या बोलेंगे? अरेबियन सी। ये नाम सोच समझ के दिए हैं, मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है। क्यों हम अरेबियन सी को अरेबियन सी कह रहे हैं? अरब का क्या मतलब है इससे? बिकॉज द अरेबियन पेनिनसुला को लिखो, ठीक है, बिकॉज, ठीक है ना, ऐसे लिखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन, व्हाई द अरेबियन सी? क्या तुम मेरी फोटो खींच रही हो? ठीक है, मैं आज ढंग से नहीं बन के आ रखा हूँ। ठीक है, पहले पता होता तो मैं कुछ अच्छा से बन के आता हूँ, और जो है, ठीक है। ठीक है, तो सुन लो भाई, लिखेंगे वाई अरेबियन सीज नेम्ड आफ्टर अरब, ठीक है, वाई अरेबियन सीज नेम्ड आफ्टर अरब। अरब, अरब सागर अरब के नाम पर क्यों है? क्यों है, बताओ भाई क्यों है? लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज द अरेबियन पेनिनसुला, पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, बिकॉज द अरेबियन पेनिनसुला इज प्रोजेक्टिंग इनटू, प्रोजेक्टिंग इनटू द, भाई लिखो, समझ लो, ठीक है ना, ये है, बिकॉज द इंडियन, सॉरी, अरेबियन पेनिनसुला इज प्रोजेक्टिंग इनटू द वाटर बॉडी, प्रोजेक्टिंग इनटू द वाटर बॉडी, ठीक है, एंड दैट वाटर बॉडी इज नेम्ड आफ्टर द पेनिनसुला। समझ आ गया? क्योंकि अरेबियन प्रायद्वीप जिस जल में प्रवेश कर रहा है, उस जल का नाम क्या है? अरब के नाम पे, मतलब अरब के नाम पे पड़ा हुआ। मेरी बात समझ गई? ठीक है। ठीक, पक्का? तो उसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कि जो है इंडियन ओशन में इंडिया क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इंडियन पेनिनसुला एंटर कर रहा है जिस वाटर बॉडी में। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तुमने लिख दिया? ठीक है, टाइम क्यों है? मैं मेरी घड़ी कहाँ चली? 9:56, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ, नहीं नहीं, सब सब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे चाइना सी, चाइना सी, समझ आ गया? क्यों? ये चाइना जो है, देखो मेन पार्ट चाइना एंटर कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज है। जैसे हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको,
समझ में आ गया? मैक्सिमम तक कर, पक्का? अच्छा सुन लेंगे, यहां देखें, दे आर ऑफ कोरल ओरिजिन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनका ओरिजिन कैसा है? कोरल है। कोरल्स जो है, कोरल को हिंदी बोलते हैं प्रवाल, ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसे है? प्रवाल से। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स जो है, कोरल जो है एनिमल्स हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। मेरे बात में गई? मेरीन एनिमल्स होते हैं। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? कैसे एनिमल्स है ये? मेरीन, मतलब जो है समुद्र में रहने वाले जीव, प्लांट्स नहीं, एनिमल्स। मेरी बात में गई? ठीक है। और जो है जब ये मर जाते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है, दे आर, बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और ये अपने लाइफ टाइम में पानी से कैल्शियम कार्बोनेट को अब्सॉर्ब करते हैं। समझ आ गया? ठीक है, मतलब बेसिकली एग्जाम में आएगा कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स वो ऑर्गेनिज्म है, पहली बात कोरल्स ऑर्गेनिज्म है, दूसरी बात ये एनिमल्स है। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरी बात क्या हुई कि ये जो है फाइलम निडारिया को बिलोंग करते, लिखो उसको, दे बिलोंग टू फाइलम निडारिया। निडारिया पता है ना, जिसमें जेलीफिश आती है, जिसमें हाइड्रा आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये उस फाइलम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, साइंस भी आनी है तुम्हारी, ठीक है ना। तो सुने, पहली बात एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ये क्या है? फाइलम निडारिया में है, ठीक है। और मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब पानी में रहने वाले जानवर हैं, और पानी में भी क्या? समुद्र में रहने वाले जानवर हैं। तो जब हम बोल रहे हैं मेरीन ऑर्गेनिजम्स है, तो उसका मतलब ये हो गया ये सी वाटर में रहेंगे। सी वाटर में जहां पर जो सैलाइनिटी है वो ज्यादा देखी जाएगी। मेरी बात समझ गई? जहां पर जो है पानी में नमक घुला होगा। इज इट क्लियर? दे आर सलाइन, सॉरी, कहां पर पाए जाएंगे? हाई सलाइनिटी रीजन में पाए जाएंगे। निडारिया, CNI, निडारिया। हाँ भाई, ग्लेशियर कौन बोल रहा है? सुनो भाई, पानी खारा होना चाहिए। मेरी बात में आ गई? अगर फ्रेश वाटर होगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। क्लियर? हर एक का अपना जो है क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है खारे पानी में जिंदा रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो दोनों पानी में जिंदा रहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। ये तो ये फाइलम निडारिया है, समुद्र के पानी में पाए जाएंगे जहां पर सैलिनिटी ज्यादा पाई जाएगी। मेरी बात समझ गई? ना ना, वो अलग हो गया, वो अलग चीज हो गया, ठीक है ना। हाँ, सुनो भाई, जब तक वो जिंदा है, जैसे हम है ना, हम खाना खा रहे, ठीक है, और हमारा स्केलेटन जो है वो किससे बना हुआ है? कैल्शियम फास्फोरस से बना हुआ है, ठीक है ना। अब जब तक हम जिंदा है, ठीक है, जब इंसान मर जाएगा तो जो है फ्लैशी पार्ट डिके हो जाता है, उसका जो मांस वाला पार्ट है वो तो सड़ गया, और जो कैल्शियम वाला पार्ट है वो जो है हड्डी बच गई। तो बिल्कुल वैसे ही जो है ऑर्गेनिज्म, ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, समझ आ गया। और ये देखो कॉलोनी में भी रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? दे लिव्स इन कॉलोनी, अकेले नहीं रहेंगे ये, हमेशा जो है, जैसे तुम भी रहते हो ना, कॉलोनी में रहते हो, नेहरू कॉलोनी जैसे ये जगह है बात में आ गई, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये कॉलोनी का मतलब है ये एक साथ रहेंगे। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ आ गया? और जब ये कॉलोनी में रहेंगे तो मतलब जो है ये क्या करते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट अब्सॉर्ब करते हैं पानी से, ठीक है। मर जाएंगे तो इनका जो स्केलेटन है वो इस तरह से जो है ऐसे करके डिपॉजिट हो जाएगा। मेरी बात समझ गई? अब इसी स्केलेटन के ऊपर इनके जो है आगे वंश, उसके आसपास वो रहते हैं, मतलब इसी को बेस बना करके इनके आसपास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहेंगे, इनके ही बच्चे।
फिर ये मरेंगे तो ऐसे करके एक और लेयर बन जाएगी, और हम देखेंगे ये जो है ये बेसिकली ये क्या है, इसको हम बोलेंगे कोरल रीफ। क्या बोलेंगे? कोरल रीफ, प्रवाल भीति। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मोस्टली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। मेरी बात समझ गई? ठीक है। और ऐसे करते करते जो है, होते तो ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे आइलैंड्स बनाते हैं। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है। तो ऐसे आइलैंड्स को जो कि जानवरों ने बनाए हुए हैं उसको हम बोलते हैं कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स। नहीं पाए जाते उस पर। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जैसे तुम्हें पता है कि समुद्र के पानी में रेत भी होती है, तो जैसे कहीं इनके ऊपर रेत इकट्ठा हो गई और तो जो है फिर एक कोई कोकोनट और इस तरह से उग जाएगा, ऐसा भी हो जाता है। मेरी बात नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं पाया जाएगा। ठीक है। ये और देखें, ये जो कोरल है ये हमारे इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स हैं। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स हैं, समझ में आ गया? मतलब पर्यावरण को के मतलब एक संकेत है। अगर इनकी पॉपुलेशन, अगर इनकी जो है जनसंख्या जो है डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि पानी में पॉल्यूशन चल रहा है या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि सी का लेवल बढ़ रहा है। तो इनको मेजर करके, क्योंकि ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर ये इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो उसका मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस अर्थ पे जो है पर्यावरण के हिसाब से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जितना ज्यादा इनका डेथ रेट है उतना ज्यादा हम देखेंगे क्लाइमेटिक चेंज देखा जाएगा। इज इट क्लियर? मेरी बात में सवाल यहां से आएगा तुम्हारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरल रीफ्स। समझा गया? प्रवाल भीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल यह है, समझ आ गया? पहला, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, दे बिलोंग टू द फाइलम निडारिया। यह फाइलम निडारिया के हैं। समझ आ गया? दूसरा, ठीक है, दे आर द गुड एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। समझ आ गया? ये एक अच्छे पर्यावरण के संकेतक हैं। तो बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि ये खारे पानी में रहेंगे। ठीक है। और मतलब तुम्हारे समय का तीसरा ऑप्शन, दे लिव्स इन ओनली फ्रेश वाटर, ना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश वाटर में वो रहते ही नहीं है। जहां फ्रेश वाटर आएगा वो मर जाएंगे। मेरी बात मुझको समझ आ गई? देखिए, खारे पानी की मछली अलग होती है, फ्रेश वाटर की मछली अलग होती है। अब तुमने खारे पानी की मछली तुमने जो वहां से पकड़ के लाए और तुमने जो है तुमने कहा चलो भैया हम एक ऐसे वो मिलते नहीं, वो बाजार में जो कांच के बिकते रहते हैं, और वहां तुमने जो है छोटा सा एक्वेरियम में तुमने उसको डाल दिया, समझा क्या? तो दो तीन बार उल्टी हुई रहेगी। बात समझ आ गई? तुम ऐसी क्यों हो रखी, मुझे बताओ क्यों हो रखी ऐसी हो? वो मर गई। मेरी बात समझ आ गई? उल्टी हो जाएगी। और तुमने कहा यार ये तो जो है मर गई। क्यों मरी है? क्योंकि खारे पानी की मछली अलग है। अब जो तुम जो यहाँ पर पानी यूज कर रहे हो वो क्या है? वो तो फ्रेश वाटर है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? बिल्कुल सही। उसी प्रकार जो है फ्रेश वाटर की मछली तुम खारे पानी में डालोगे वो फिर हो जाएगी भैया, चलो भाई अपन तो जो है ऐसे रहेगा। इज इट क्लियर? समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कोई ऐसे ना रहे तो तुम्हें उसका जो हैबिटेट है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, हैबिटेट, पर्यावास, उसको प्रोटेक्ट करना है। मेरी बात समझ गई? तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है जो वाइल्ड लाइफ को जो लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट कहां, जहां पर तुम किसी जानवर को तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है,
उसका उसका जो है जो हैबिटेट खत्म कर दो, अपने आप जो है वो उसकी जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी। मेरी बात को समझ में आ गई? ठीक है, जैसे कि अगर हम देखेंगे कि जो हम जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तुम्हारा वाइल्ड लाइफ है, तुम जो है फॉरेस्ट को क्लियर करके तुमने वहां मस्त सा इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, तुमने वो पूरा एरिया क्लियर कर दिया। अब वो जो ऑर्गेनिज्म वहां रहते थे, समझ आ गया? ठीक है, फ्लोरा फौना, समझ आ गया? फौना में तुम्हारे चिड़िया हो गए, जो कुछ है वो ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाएंगे, समझ आ गया? ठीक है, ये चीज। तो इसका मतलब ये है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स है उनका ओरिजिन कोरल है, पक्का। और अभी तो न्यूज सुनने में ये आई थी कि ग्रेट बैरियर रीफ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल है, बैरियर रीफ है, वो जो है उसमें डिस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब जो कोरल जो रीफ जो कोरल्स हैं ऑर्गेनिजम्स, उनकी ज्यादा डेथ हो रही है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, पहले तो एक वो था कि एक थ्योरी जैसी थी, लेकिन अब जो है प्रूव हो गया है कि वहां पर ये देखा जा रहा है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो उसके पास जो है कोरल्स बहुत ज्यादा मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन एमिशन ज्यादा हो रही है। इसका मतलब इंडिकेटर यही तो है। इसका मतलब जितना हमने टारगेट रखा था उतना पूरा नहीं हो रहा है। अब यूएसए ने तो जो है हाथ खींच लिया, तुमने देखा होगा, उसने तो पेरिस ट्रीटी से तो उसने हाथ खींच लिया, समझ आ गया? तो हम देखेंगे तो इससे क्या होगा, और ज्यादा जो है कोरल रीफ्स मरेंगे, मतलब कोरल्स मरेंगे, समझ आ गया? अब तुम बोलोगे ठीक है वो मरेंगे तो हम तो जिंदा है, हमारा क्या है? नहीं, हम सब के सब जो है आपस में एक दूसरे साथ कनेक्टेड है, समझ आ गया? एक को दिक्कत आएगी हम सबको दिक्कत आएगी, और पूरा का पूरा फूड चेन वो इससे खराब होगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है, आज दुनिया में जितनी भुखमरी है ना, उतनी पहले कहीं नहीं थी, समझ में आ गया? पहले पहले जो है जब डेंस जंगल थे, सब कुछ था, इंडस्ट्रीज जो नहीं थी उतनी, तो हम देखेंगे सबको पर्याप्त मिल जाता था। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो है उस समय तुम बोलोगे हमारे लिए बर्गर और पिज्जा नहीं है, नहीं, लेकिन जो है सब लोगों को खाना मिलता था, चाहे वो दाल चावल रोटी जो भी होगा वो मिलता था, हर चीज मिलती थी। बट आज की डेट में क्या है कि तुम देखोगे कि हंगर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इज इट क्लियर? हमने पानी जो है जिससे हमें फिशेज मिलती, हम अब वो क्या है, फिशेज जो है वो घट रही है, फिश कैच घट रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये अच्छा। 36 आइलैंड्स में सिर्फ 11 पे ही लोग रहते हैं, समझ आ गया? ऑफ द 36 आइलैंड्स ओनली 11 आर इनहेबिटेड, बाकी क्या है, कुछ बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये साउथ ऑफ 9 डिग्री चैनल, ठीक है, लाइज द मिनिकॉय आइलैंड विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मिनिकॉय है। और 9 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? इसके साउथ में। मेरे बात में गई? इसकी राजधानी क्या है? कावाराती। इज इट क्लियर? यहाँ पर दिखाई देखो, ये ठीक है, ये देखो इसको ज्यादा छोटा दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? देखो ये लक्षित दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है? ये यहाँ देखें, दिख रहा है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, समझ में आ गया? ठीक है ना? देखें ये लक्षद्वीप है पूरा, लक्षद्वीप में मिनिकॉय, समझ में आ गया? ये मिनिकॉय, इसको इसको द रेस्ट ऑफ 9 डिग्री चैनल। मेरी बात समझ गई? अच्छा, 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय आइलैंड के साउथ में क्या है? 8 डिग्री चैनल। और इसी 8 डिग्री चैनल के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहां पे जाएंगे? मॉलडीव्स में आ जाएंगे। हम कहां जाएंगे? मॉलडीव। मतलब जो है मिनिकॉय आइलैंड से थोड़ा सा आगे क्या है? मॉलडीव्स है। इज इट क्लियर? तो उसका मतलब मिनिकॉय आइलैंड को मॉलडीव से अलग कौन कर रहा है? 8 डिग्री चैनल। और मॉलडीव एक अलग कंट्री है, समझ में आ गया? ओशन में है। और अब सुने, मॉलडीव पूरा का पूरा बना हुआ है किससे? कोरल आइलैंड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कोरल आइलैंड से बना हुआ है, पक्का? अच्छा, इन कोरल आइलैंड्स को अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन कोरल आइलैंड को खतरा किससे है?
सी लेवल के राइज होने से है। क्योंकि ये जो देखो यहां देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये सी लेवल है, तो ये बस सी लेवल के बस थोड़ा सा ऊपर उठ रखेंगे, हल्का सा। मेरी बात में आ गई, जरा सा। अब क्या होगा कि हम देखते हैं अगर हल्का सा सी लेवल बढ़ता है तो ये पूरे सबमर्ज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो मालदीव्स में जो सबसे ज्यादा खतरा है, क्यों? क्योंकि वो पूरा देश ही कोरल से बसा हुआ है, और कोरल आइलैंड जो है वो जो है जस्ट लोकेटेड एट द सी लेवल, समुद्र तल पे ही वो लोकेटेड होते हैं, थोड़ा सा उससे ऊपर होते हैं। और हम देखते हैं कि जो है क्या हो रहा है कि कार्बन एमिशन से, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से बर्फ पिघल रही है, और हम देखेंगे ये जो है कोरल आइलैंड्स ये डूब रहे हैं। तो उसका मतलब जितने भी आपके जो हैं ये सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मालदीव्स, मॉरिशियस, समझ आ गया, इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। समझ आ गया? ठीक है, क्योंकि जो है ये जरा सा सी लेवल बढ़ा तो इनकी पूरी सिटीज सबमर्ज हो जाएंगी। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? अच्छा, इन कोरल आइलैंड्स पे खेती की जाती होगी, खेती कहाँ से होगी? मेरी बात समझ आ गई? इसलिए जो है हम देखते हैं ये क्या करते हैं, खाने पीने का सामान सारा इंपोर्ट करते हैं। मेरी बात समझ आ गई? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होता। समझ आ गया? अच्छा, लेकिन फिश, प्लेंटी ऑफ फिशेस रहती हैं, तो इनकी जो मेन इंडस्ट्री है, पहली बात वो क्या है? फिशिंग इंडस्ट्री। समझ आ गया? दूसरा, जहां से मेन रेवेन्यू आता है, टूरिस्ट। समझ आ गया? मॉरिशस, मालदीव में जो है दुनिया के सबसे अच्छे जो है रिसोर्ट्स। समझ आ गया? लेकिन क्या हो रहा है, इनको सबसे ज्यादा खतरा है। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ आई? थैंक यू। इसमें कुछ पूछना है तुमको थैंक यू में?